ओशो यानी आचार्य रजनीश, विवादित रजनीश, विद्रोही रजनीश, 20वीं सदी की विलक्षण हस्ती जो अपने विचारों को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद में रहे। 1979 में ओशो की किताब संभोग से समाधि की ओर ने धर्मगुरुओं के बीच भूचाल ला दिया था। इसके बाद ओशो के पूना आश्रम ओशो इंटरनेशनल में खुलापन और विदेशियों का लगातार आना सवालों के घेरे में रहने लगा। लोगों के लिए यह रहस्य था और आज भी है कि आखिर ओशो के आश्रम में होता क्या है। क्या वहाँ अंतरंग संबंध बनाने की खुली आज़ादी है? यह सब संभोग के बारे में ओशो के जो विचार थे उसके आधार पर कहा जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवव्रत। आइए खुद ओशो से जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था ओशो के आश्रम में। एक पत्रकार द्वारा पूछे जाने पर ओशो ने खुद बताया था, इस कम्यून में मैंने कई साइकोथेरेपीज की व्यवस्था की है। उन्हें पब्लिक द्वारा गलत समझा जाएगा, गलत समझा जाना तय है, क्योंकि एक साइकेट्रिक कंडीशन में आपको सभी रिजेक्टेड पार्ट्स को सतह पर लाना होता है। यदि कोई अपने गुस्से को नकार रहा है तो उसे साइकेट्रिक कंडीशन में उसे स्वीकार करना होगा। रिपोर्टर, साइकोथेरेपी कब मदद कर सकती है? क्या यह थेरोपेटिक हो सकती है? क्या यह आपको ठीक कर सकती है? ओशो, इसे आपके सभी घावों को खोलना होगा। बहुत सारा मवाद बहना शुरू हो जाएगा। यदि आप एनकाउंटर ग्रुप को देखेंगे तो आप बीमार महसूस करेंगे। तुम बीमार महसूस करोगे क्योंकि तुम ऐसी पशुता को बाहर आते देखोगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इंसान ऐसे जानवर भी हो सकते हैं। लेकिन वह पशुता तुम्हारे भीतर भी है, बस दमित है, रिप्रेस्ड है। दमन से आप इसे विघटित, डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते। एनकाउंटर ग्रुप में यही एनकाउंटर शब्द का अर्थ है। आपको स्वयं का समग्रता से, टोटलिटी से सामना करना होता है। आपको वह सब बाहर लाना होगा जो दमित है, रिप्रेस्ड है। आपको सब कुछ सामने लाना होगा बिना किसी मूल्यांकन के, इवैल्यूएशन के, कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और अचानक आप अपने अंदर महान जानवर को, ग्रेट एनिमल्स को दहाड़ते हुए देखते हैं। वे हिंसक है, वायलेंट है, और तुम्हें अहिंसक होना, नॉन वायलेंट होना सिखाया गया है। आपकी झूठी अहिंसा ने आपकी हिंसा को दबा दिया है। लेकिन यहाँ बिना किसी कारण के अत्यधिक क्रोध, एक्सट्रीम एंगर उत्पन्न होगा। तुम दीवार पीटने लगोगे। आप स्वयं को पीटना शुरू कर सकते हैं और आप कहेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। यह कहाँ से आ रहा है? लेकिन यह बड़े उछालों में, बिग जंप्स में, बड़ी लहरों में, बिग वेव्स में आ रहा है और पूरी प्रक्रिया इसे होने देने की है। और जब सभी भाग व्यक्त, एक्सप्रेस हो जाते हैं, आपका सेक्स, आपका क्रोध, आपका लालच, आपकी ईर्ष्या, जब सभी भाग व्यक्त हो जाते हैं तो एक महान शांति उत्पन्न होती है। वह मौन जो तूफान के बाद आता है। इसे आम लोग नहीं समझ सकते। वे अपने प्रति बहुत सतर्क हैं। वे समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि समझने का मतलब है कि उन्हें अपने भीतर देखना होगा और वे वही चीज़ें, सेक्स, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, अपने अंदर भी पाएंगे। और अगर आप इन बातों को अपने अंदर ही रखते रहेंगे तो आप हमेशा एक तरह की बीमारी में रहेंगे। यह वही है जो आपके समाज ने आपको दिया है। आपके समाज ने आपको एक बहुत ही बीमार व्यक्ति बना दिया है। यह पूरा समाज रुग्ण है। और जब भी कोई विकृति, डिफॉर्मिटी सामाजिक होती है तो आपको इसके बारे में कभी पता नहीं चलता, क्योंकि बाकी सभी लोग उसी चीज़ से पीड़ित होते हैं। संपूर्ण होने का मतलब है अपने बारे में ऐसे सोचें जैसे कि आप पहले आदमी हैं, आप एडम हैं, आप ईव हैं, और आप अभी तक किसी पुजारी, पंडित, मौलवी से नहीं मिले हैं, और आप अभी तक किसी प्यूरिटन चर्च के फादर से नहीं मिले हैं। आप अभी तक किसी मोरारजी देसाई राजनेता से नहीं मिले हैं। तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि कैसे होना है, क्या होना है। अपने आप को पहला पुरुष या पहली महिला समझें और स्वीकार करें, क्योंकि स्वीकृति के, एक्सेप्टेंस के अलावा अतिक्रमण का, एंक्रोचमेंट का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बुद्ध ने इसे सुचनेस कहा, तथाता,
इसे स्वीकार करें। यदि भगवान ने आपको ये चीज़ें दी हैं तो उसमें कुछ अर्थ होगा। वे अवश्य ही कुछ अज्ञात फूलों के बीज होंगे, उनका उपयोग करना होगा। स्वीकृति की मिट्टी में वे बीज गिरते हैं, गायब हो जाते हैं और फिर समझ के, अंडरस्टैंडिंग के महान पेड़ उगते हैं और आनंद उत्सव के लाखों फूल उगते हैं। हमारे थेरेपी समूहों में से एक में एक आदमी का हाथ टूट गया था और इसे मेरे खिलाफ बहुत प्रचार मिला। हालांकि मैं किसी भी तरह से उसमें शामिल नहीं था, मैं थेरेपी समूह में मौजूद नहीं था। कंट्रोवर्सी बहुत हुई, लेकिन किसी ने उस आदमी से नहीं पूछा। मैंने उसे बुलाया और उससे पूछा, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? तुम कैसा महसूस कर रहे हो? फ्रैक्चर अब ठीक हो गया था, प्लास्टर हटा दिया गया था। उसने कहा, मैं आश्चर्यचकित हूँ। मुझे हमेशा यह एहसास होता था कि मैं किसी की हत्या कर सकता हूँ। हाथ के फ्रैक्चर के बाद से वो एहसास खत्म हो गया है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन उस समय से मैं बहुत विनम्र महसूस कर रहा हूँ, अन्यथा मैं बहुत अहंकारी था। ओशो बताते हैं, शायद उनका हाथ हिंसा इकट्ठा कर रहा था और वह उसका दमन कर रहा था। फ्रैक्चर ने ऊर्जा, एनर्जी जारी की। दुनिया भर के अखबारों में मेरी निंदा की गई कि मेरी थेरेपी ग्रुप में हिंसा का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मैं आश्चर्यचकित था। एक भी पत्रकार के पास उस व्यक्ति से साक्षात्कार करने और उसका अनुभव क्या था यह पूछने की अक्ल नहीं थी। उसका अनुभव बिल्कुल अलग था। वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि ऐसा हुआ, क्योंकि बचपन से जो बोझ वह उठा रहा था वह गायब हो गया था। तो एक बात, हमें हर ऊर्जा को समझना चाहिए, उसकी यांत्रिकी, उसके मैकेनिज्म, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी मेथडोलॉजी और उसे अभिव्यक्ति, उसे एक्सप्रेशन देना चाहिए। रिपोर्टर ने समूहों पर विवादों के बारे में पूछा तो ओशो कहते हैं, पूना में कुछ समूह थे और मैं लोगों को बता रहा था कि उन्हें किस समूह में जाना चाहिए और किस क्रम में जाना चाहिए। ये ग्रुप थेरेपी थी, इसलिए पहले मूक उपचार, साइलेंट ट्रीटमेंट दिए गए, फिर ध्यान उपचार, मेडिटेशन थेरेपी दी गई। जो लोग इसमें सफल नहीं हो सके तो उन्हें अधिक सक्रिय थेरेपी, मोर एक्टिव थेरेपीज दी गईं। अगर इतना भी काफ़ी नहीं होता था तो उन्हें और थेरेपी दी जाती थी जिसमें वे तकिए मार सकते थे, चिल्ला सकते थे, चीख सकते थे, लेकिन किसी को छू नहीं सकते थे। अधिकतर यही काफ़ी था। इसके बाद शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे अभी भी कुछ और चाहिए हो, जो अभी तक शुद्ध ना हुआ हो। फिर इनके लिए एक ऐसी थेरेपी थी जहां उन्हें शारीरिक धक्का, फिजिकल शॉक देने की इजाज़त थी, लेकिन किसी को कोई नुकसान न पहुंचे, इसका ख्याल रखने के लिए एक थेरेपिस्ट मौजूद होता था और उन लोगों को फॉर्म भरना होता था कि वे अपनी मर्जी से ये थेरेपी स्वीकार कर रहे हैं। अगर वे नहीं चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए नहीं कहा जाता था। यह उनकी व्यक्तिगत पसंद थी और इन उपचारों, ट्रीटमेंट से इन लोगों को काफ़ी मदद मिली। और ये सभी उपचार, जो कुछ भी वे कर रहे थे, करते हुए उन्हें लगातार साक्षी भाव, विटनेस को याद रखना था। अगर वे किसी को मार भी रहे हैं तो वे सिर्फ एक कठपुतली की तरह अंदर एक देखने वाला था। यह थेरेपी का वह हिस्सा था जो दुनिया को नहीं पता था। और मारने के बाद वे एक दूसरे से गले मिलेंगे और रोएंगे, और जब रोएंगे तो बड़ी करुणा, कंपैशन निकलेगी। यौन उपचारों में, सेक्सुअल ट्रीटमेंट्स में मैंने पुरुषों, महिलाओं से पूछा कि आपका अनुभव क्या है, आपने इससे क्या हासिल किया है, और यह फिर से आश्चर्यजनक, अमेजिंग था। एक महिला ने मुझे बताया कि वह हमेशा सपना देखती थी कि उसके साथ बलात्कार हो रहा है और वह आधी रात को डरी हुई, कांपती हुई, पसीने से तर होकर उठ जाती थी और यह लगातार बार बार आने वाला सपना था। लेकिन इस थेरेपी के बाद सपना गायब हो गया और नींद शांत और शांत हो गई। क्या उसके साथ बलात्कार हुआ था? बलात्कार तो नहीं, लेकिन एक यौन थेरेपी में वह भागीदार थी। यह सब चंचल, प्लेफुल था। किसी का बलात्कार नहीं हो रहा था। किसी को भी इसकी इच्छा के विरुद्ध मजबूर नहीं किया गया। और यदि कोई किसी भी क्षण इससे बाहर निकलना चाहता था तो वह इससे बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र था। रिपोर्टर,
क्या आपने कभी इसमें भाग लिया? ओशो: नहीं, क्योंकि मैं समूह का नेतृत्व नहीं कर रहा था। मेरे चिकित्सक थेरेपिस्ट समूह का नेतृत्व कर रहे थे। 1979 में ओशो टिप्पणी करते हैं, आधुनिक विकास आंदोलन मॉडर्न डेवलपमेंट मूवमेंट रुका हुआ है। एनकाउंटर ग्रुप, प्राइमल थेरेपी, गेस्टाल्ट, बायो एनर्जेटिक्स और दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वे एक निश्चित बिंदु पर अटकी हुई हैं। उनकी समस्या यह है, वे अभिव्यक्ति सिखाते हैं और यह अच्छा है, यह दमन से कहीं बेहतर है। यदि केवल यही विकल्प है, दबाएं या व्यक्त करें, सप्रेस और एक्सप्रेस करें, तो मैं व्यक्त एक्सप्रेस करने का सुझाव दूंगा, लेकिन यह वास्तविक विकल्प नहीं है। इन दोनों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण एक तीसरा विकल्प है, व्यक्त करो तो आदत हो जाती है। आप इसे बार बार करके सीखते हैं, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। इस कम्यून में एक निश्चित कारण से कम 50 चिकित्सा समूह चल रहे हैं। यह सिर्फ हजारों वर्षों के दमन को संतुलित करने के लिए है। यह सिर्फ संतुलन, बैलेंस बनाना है। यह सिर्फ उन सभी को प्रकाश में लाने के लिए है जिन्हें आपने ईसाई, हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध के रूप में दबाया है। यह सिर्फ आपके साथ हुई सदियों पुरानी हानि को दूर करने के लिए है। लेकिन याद रखें, ये समूह अंत नहीं है। वे केवल तुम्हें ध्यान के लिए तैयार करते हैं। वे लक्ष्य नहीं हैं। वे अतीत की गलतियों को दूर करने के सरल साधन मात्र, सिंपल टूल हैं। एक बार जब आप अपने सिस्टम से वह सब बाहर निकाल देते हैं जिसका आप हमेशा से दमन करते आ रहे हैं, तो मुझे आपको सतर्क, अलर्ट करना होगा। अब इसे देखना आसान हो जाएगा, लेकिन आपको समूह आदि व्यक्ति, ग्रुप एडिक्ट नहीं बनाना है। आपको समूहबद्ध व्यक्ति, ग्रुप पर्सन भी नहीं बनाना है। दुनिया में अब ऐसे लोग हैं जो समूह आदि, ग्रुप एडिक्ट हैं। वे एक समूह से दूसरे समूह में जाते रहते हैं। एक मुठभेड़, एनकाउंटर समाप्त होता है, फिर दूसरी मैराथन, फिर गेस्टाल्ट, फिर यह, फिर वह। कुछ ही दिनों बाद खुजली उठती है, क्योंकि अब व्यक्त कहाँ करें। सामान्य समाज में वे अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन नहीं कर पाते। उन्हें दमन, रिप्रेशन करना पड़ता है। तो समूह सिर्फ एक आउटलेट बनकर रह जाता है। सामान्य समाज आपको दमन, रिप्रेशन करने के लिए मजबूर करता है। समूह आपको व्यक्त करने में मदद करता है, लेकिन आप समाज में वास्तव में विकसित नहीं हो रहे हैं। आप फिर से दमन करते हुए सामान्य समाज में वापस आ जाएंगे। और यदि आप सामान्य समाज में व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो आप कहीं अधिक खतरनाक स्थितियों में पहुंच जाएंगे। आप किसी की हत्या कर सकते हैं। आप में बहुत गुस्सा है, आप जेल में रहोगे, हमेशा के लिए कैद। और यदि आप हर किसी से लड़ते रहेंगे, यदि आप कार्यालय में बॉस को थप्पड़ मारेंगे, यदि आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने पति को पीटेंगे, तो आपका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इससे आपका जीना लगभग असंभव हो जाएगा। इसीलिए कुछ दिनों के संचय के एक्युमुलेशन के बाद आपको एक और मुठभेड़, अनदर एनकाउंटर की आवश्यकता होती है। कुछ दिनों की मुठभेड़ और आप बोझ मुक्त, बर्डन फ्री महसूस करते हैं। समाज में वापस तुम पर फिर से बोझ डाला जाएगा। इससे कोई मदद नहीं मिलने वाली है। यह एक अस्थायी राहत है। प्राइमल थेरेपी ग्रुप में आप अपना दिल खोल कर चिल्ला सकते हैं, लेकिन अगर आप सड़क पर चिल्लाने लगे तो आपको पुलिस पकड़कर जेल में डाल देगी। आप समूह संदर्भ में, रेफरेंस ग्रुप में चिल्ला सकते हैं। इसकी अनुमति है, इसके लिए मदद की जाती है। तुम्हें उकसाया, प्रोवोक किया जाता है। तुम्हें चिल्लाने के लिए मना लिया जाता है, क्योंकि बचपन से ही तुम इसे दबाते आए हो। यह एक घाव बन गया है, इसे खोलने की ज़रूरत है। यदि मवाद बाहर निकल जाए और घाव को हवाओं, सूरज और बारिश में खुला छोड़ दिया जाए, तो यह अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपके पास उपचार करने वाली ऊर्जा है। यह इनबिल्ट है। लेकिन समाज में फिर से वही मवाद भर जाएगा। आप कब तक एक प्रारंभिक चिकित्सा समूह में रह सकते हैं? उसी पुराने समाज में फिर से तुम्हें दमन करना पड़ेगा। वहाँ आप चिल्ला नहीं सकते। फिर चीख इकट्ठी हो जाती है, फिर भाप इकट्ठी हो जाती है। फिर एक दिन तुम्हें फिर से ग्रुप में आना होगा। यह एक अस्थायी राहत है।
थोड़े समय के लिए तो अच्छा है, लेकिन यह आपको बुद्ध नहीं बना सकता। यह कम्यून, असाइलम, पागल खाने जैसी संस्थाओं से अलग है। वहाँ आप समूहों के साथ समाप्त होते हैं, हम समूहों से शुरू करते हैं। जहाँ वे समाप्त होते हैं वही वह बिंदु है जहाँ से हम शुरू करते हैं। और यह कोई संयोग नहीं है कि हजारों चिकित्सक मेरे काम में रुचि लेने लगे हैं। वे यहाँ आए हैं। मेरे सन्यासियों में किसी भी पेशे से सबसे बड़ा समूह मनोचिकित्सकों का है। अब पूरे विश्व में इस बात की बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही है कि एनकाउंटर, प्राइमल थेरेपी, गेस्टाल्ट लोगों को बोझ से राहत देने में थोड़ी मदद कर सकते हैं, लेकिन वे उन्हें बुद्ध बनाने में मदद नहीं कर सकते। वे उन्हें जागृत होने में मदद नहीं कर सकते। दोस्तों, मानव जीवन एक प्रयोगशाला की तरह है, एक साइंटिस्ट की लेबोरेटरी की तरह। और ओशो ने हमेशा मानव जीवन को एक प्रयोगशाला के तौर पर ही इस्तेमाल किया है। उन्होंने तरह तरह के प्रयोग किए हैं। उन्हीं में से कुछ प्रयोग उस दौरान किए गए थे, लेकिन उनका लोगों द्वारा, खासकर भारतीय लोगों द्वारा गलत प्रचार प्रसार किया गया। आज बस इतना ही। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना ना भूलें। और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 फल ठहरें और अपने लिए सोचें। मैं अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank you for